सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। पता नहीं आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं तो नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली। इतना ज़्यादा माइंड कन्फ्यूज़न है कि क्या पढूँ, ये पढूँ कि वो पढूँ, कौन सी एग्ज़ाम को टारगेट करूँ। मैंने सोचा था कि अच्छे से टाइम है 1 महीने की, अच्छे से पढ़ के NTA वाली जो एग्ज़ाम है UGC नेट वाली जो JRF के लिए मैं अच्छे से पढ़ के दे दूँ। बट कुछ न्यूज ही समझ में नहीं आता। मैं बहुत अच्छे से अपना स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मुझे लगा था कि चलो मेरा उधर का तो कवर हो ही जाएगा आराम से, लेकिन मैं इस बार पहले हिंदी पे फोकस करूँगी। तो मैंने जितने भी अपनी कॉपीज़ में नोट्स बनाए हैं हिंदी के, वो मैं सारा सोच रही थी कि कवर कर लूँ। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह सो के उठती हूँ और फिर मैं अपना हिंदी का लेके बैठ जाती हूँ। 2-3 घंटे मैं आराम से हिंदी को पढ़ती हूँ। तो अभी मैं नागमती वियोग खंड जो है वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि इस बार पहले यूनिट 5 से 10 में जो सब कहानी कविता वगैरह है वो ज़्यादा अच्छा है, कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यूनिट 2 पे मैंने सोचा कि टारगेट करेंगे, क्योंकि यूनिट जो 2 है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाता है और वहाँ से क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। मतलब 25-26 क्वेश्चंस वहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इधर वाला कर लूँ, क्योंकि 60% मेरा अपना कवर रहेगा, तो फिर जाके उधर देखूँ। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर आप एक बार घुसोगे तो फिर उसे निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसका जो है ना मतलब उसमें जो टॉपिक्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बैठ के आराम से पहले अपना इधर का यूनिट ख़त्म करी है, यूनिट 5 जो कविता वाला सेक्शन है। और फिर मैंने जो कविता है वो लिख के पूरा अपना लाइन बाय लाइन रखा हुआ है और मैं उसको पढ़ती रहती हूँ। क्योंकि अभी जो आप लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे ना एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको कविता की पंक्तियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो आपको कविता का पहले अर्थ नहीं देखना है, पहले आपको कविता की पंक्ति, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि शासन की बंदूक है, नक्सलवाड़ी कविता का लाइन भी पूछा गया था, सरोज स्मृति का लाइन भी पूछ दिया गया था कि से अरेंज करना है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो वैसे करके तो एटलीस्ट आपको एक होता है कि अभी आपको 3 लेवल में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। पहले करना है कि आपको पहले ऊपर जो है कौन से राइटर की कौन सी रचना है वो याद करना है, और राइटर का जो जन्म वर्ष है वगैरह क्या है उनकी, और कौन कौन सी कविताएँ हैं वो याद करना है। दूसरे लेवल पे या फिर रचनाएँ जो भी है, ज़रूरी नहीं कि कविता ही। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको जो इम्पोर्टेंट उसमें से होता है, पात्र कौन सा है, कथा वस्तु क्या है, वो याद करना है। और जो कविता में है तो कविता आपको पूरी तरह से याद कर ले, मतलब पढ़ना है एक तरह से कि आपसे वो दिमाग में ना छूटे, वो पढ़ लेना है। और उसके बाद से तब आपको लास्टली तीसरे लेवल पे जाके आपको कविता का या कहानी का जो भी है वो पूरा अर्थ वगैरह समझना है, और उसमें जो भी डीप क्वेश्चन बन रहे हैं वो पढ़ना है। तो आपको 3 लेवल में अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना चल रही थी। लेकिन फिर जब देखती हूँ कि एग्ज़ाम में का क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि अभी बता रहे हैं कि जो UGC नेट की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपके वो जो नोटिस डाला गया था कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसको वहाँ से हटा दिया गया। पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है, मैं नहीं जानती हूँ। बट अगर बोल रहे हैं तो फिर भी मैं तो अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अब पता नहीं एग्ज़ाम हो जाए या फिर नहीं हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ मैं NTA से रिक्वेस्ट करूँगी, यार ऐसे मत करो, डिलेमा में बच्चों को मत रखो। आपको लेना है तो क्लियर कर दो, नहीं लेना है वो भी क्लियर कर दो। वी आर रेडी विथ दैट। तो बट वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब एकदम से चुप हो के क्या मतलब बनता है भाई, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ पे मैं हिंदी पढ़ के बोर हो गई हूँ। 2 घंटे से मैं कंटिन्यूअसली हिंदी पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी कि मेरी बुक जो है, मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो करंट अफेयर्स तो पूछता ही पूछता है। मैं नेट वाले की बात नहीं कर रही हूँ, अदर जो भी एग्ज़ाम है तो उसमें करंट अफेयर्स तो पूछता ही है। तो मैं सोची कि थोड़ा सा करंट अफेयर्स बैठ के पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स के लिए SPD की बुक ली है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने बोला ना कि मैं अपनी तैयारी कोई भी चीज़ की एग्ज़ाम में 3 लेयर में करती हूँ। तो अगर मैं अभी पहले ही विजन IAS लेकर बैठ जाऊँगी तो वो मेरे दिमाग से कुछ भी नहीं आएगा और पता चलेगा एक ही टॉपिक में मेरा पूरा समय निकल गया। तो मैं पहले SPD से पूरा मंथली जो होता है, डेट बाय डेट इसमें दिया रहता है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं पहले इससे अपना सोच रही हूँ कि 2-2 मंथ करके मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने 2 महीने का बैठ के आज किया है कंप्लीट इसको अच्छे से। अप्रैल, उसके पहले मैंने कल और परसों भी कर लिया था। तो 2 महीने का आज मैंने किया है, मार्च और अप्रैल का आज मैंने किया है कंप्लीट। तो क्योंकि मैं पीछे से बैक से चलती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ जो चेंज हो गए होते हैं, जैसे कहीं के मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कहीं और भी किसी भी बड़े संगठन के जो भी अध्यक्ष वगैरह है वो बदल गए हैं, तो फिर वो अपडेटेड रहता है लास्ट वाले में। तो मैं बैक से चलती हूँ। जैसे मैंने पहले अभी जुलाई का किया, फिर जून का किया, फिर उसके बाद ऐसे करके हुए तो अभी मैं मार्च अप्रैल तक पहुँची और वहाँ से मैं अपना इसको कवर करी हूँ। और ये पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। अब 10 बज गए थे और मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी। तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में क्या करूँ, तो चाय बनाए और चाय के साथ थोड़ा सा ब्रेड मैंने खा लिया, जो पाव रोटी था वो गर्म करके उसके साथ मैंने खाया। और साथ में थोड़ा सा मैं न्यूज़ देखने लगी। ये भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली चल रही है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ था।
इस न्यूज़ में ये बता रहे थे कि जो भी बच्चे अभी जिनका एपीआई स्कोर ज़्यादा था उनको भी वो एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर उन लोगों ने कोर्ट केस किया था। हाई कोर्ट में वो लोग गए थे, तो हाई कोर्ट में फिर उनको ये जब आरटीआई वो लोग डाले और उसे देखे कि उनका एपीआई स्कोर ज़्यादा था फिर भी नहीं बुलाया गया, और कुछ ऐसे बच्चे थे 6-7 ऐसे बच्चे थे जिनका एपीआई स्कोर कम था फिर भी उनको रातों रात बुलाया गया। इस तरह की धांधली चल रही है और ये हर जगह होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे करप्शन नहीं है और कहाँ पे करप्शन है। मतलब इतने बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा है कि देखिए जो मेरिट वाले बच्चे हैं उनको बाहर किया जा रहा है हर जगह।